हेलो टू एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो आज का एक बार ओवरव्यू करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड हमें कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने चाहिए और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सीएसआर नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार कि आज हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहले थ्योरी पार्ट में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मास डिफेक्ट, ठीक है, ये क्या होता है। फिर इसके बाद में पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन के जस्ट बाद हम लोग डील करेंगे विद द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बल्कि, ठीक है। फिर इसके बाद रहेगा N/P रेशो, ठीक है। फिर इसके बाद रहेगा सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। और सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला की यहां पर दो इंपॉर्टेंट जो हैं एप्लीकेशंस आती हैं जहां से क्वेश्चन सीएसआर नेट में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो जो हमेशा से पूछा जा रहा है विच इज नथिंग बट मोस्ट स्टेबल आइसोबार की कंडीशन, मोस्ट स्टेबल आइसोबार की कंडीशन। और दूसरा जो हमारे पास रहेगा दैट वाज मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई में भी कूलम्बिक कोफिशिएंट जो होता है वो फाइंड आउट करवाता है। सो मिरर न्यूक्लियाई क्या, उससे बेस्ड भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और फिर हम करेंगे PYQs, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर जो है डिवाइड है इन टॉपिक्स के अंदर, सब टॉपिक्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। तो मास डिफेक्ट में हम स्टार्ट करते हैं कि जो कैपिटल M है उसे लेट करते हैं और एक जो A है उसको हम लेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कैपिटल M है दिस डिनोट्स मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियस। और ये जो कैपिटल A है दिस वाज नथिंग बट मास नंबर। और मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी मास ऑफ द न्यूक्लियन कह सकते हैं। न्यूक्लियन इज नथिंग बट न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, ठीक है। सो मास ऑफ द न्यूक्लियन। अब होता क्या है कि एक्सपेरिमेंटली जब मेजर किया गया तो ये देखा गया कि जो M का वैल्यू है और जो A का वैल्यू है डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। वैसे तो क्या होना चाहिए था कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियंस, तो इन दोनों का मास लगभग सेम आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस न्यूक्लियस का मास जो होता है वो मास स्लाइटली लेस होता है देन द मास नंबर, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डिफरेंस आप देख रहे हैं दिस डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा M एंड इट इज गिवन एज M - A। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। इसके बाद में ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पैकिंग फ्रैक्शन होता है दिस मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन की जब बात चलती है मतलब पर यूनिट मास नंबर की बात चल रही है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा M - A डिवाइड बाय A। तो ये हमारे पास होता है पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो यहां पर ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है, इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है, N/P रेशो है, ये सभी हमें, इनके अलावा भी मैजिक नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी हमें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं, यानी कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल हैं और कौन से न्यूक्लियाई अनस्टेबल हैं। फिर अनस्टेबल वाले क्या करते हैं? अनस्टेबल वाले डिके करते हैं दरअसल, और डिके मोड्स भी अलग अलग होंगे जिनमें वो पार्टिकल्स इमिट करते हैं। अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्भर करेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट मास नंबर हैं उनके वेरिएशन के साथ साथ हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो है देख करके उसके बाद कर्व प्लॉट करते हैं। तो उस कर्व से हमें पता चलेगा कि कौन से वाले स्टेबल हैं और कौन से वाले अनस्टेबल हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सो पैकिंग फ्रैक्शन का जो कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, लेट अस कॉल दिस 0। तो ये हमारे पास कर्व कुछ इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से कर्व आएगा। यहां पर हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन है और यहां पर हमारे पास मास नंबर है। तो ये जो वैल्यू होती है ये अराउंड 20 हम लोग अज्यूम करते हैं, और ये वाली जो वैल्यू होती है दिस वाज नथिंग बट अराउंड 180। अब 20 से जिसके मास नंबर कम होगा, है ना, वो न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर 20 से कम है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं लाइटर न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई है वो हमारे पास। इसके अलावा 180 से अधिक हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं हैवी न्यूक्लियाई। और 20 से 180 के बीच में जिनका मास नंबर होता है न्यूक्लियाई का उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, ठीक है। सो ये होते हैं लाइट न्यूक्लियाई, ये होते हैं इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, और इसके बाद के होते हैं हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस ग्राफ से एक बात सामने आती है कि जितने भी लाइट न्यूक्लियाई हैं और जो हैवी न्यूक्लियाई हैं इन केसेस में पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू मुझे कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। सो वी से दैट F इज पॉजिटिव फॉर
लाइट न्यूक्लियाई एंड हैवी न्यूक्लियाई, एंड F इज नेगेटिव फॉर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो हमारे पास में मास नंबर 180 से अधिक है ना हैवी न्यूक्लियाई के लिए, तो अगर मास नंबर 180 से अधिक रहेगा तो आप जैसे जानते हैं कि जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज करता है तो वैसे वैसे क्या होगा कि प्रोटॉन्स की संख्या भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ने लग रही है, इसका मतलब इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ने लग रहा है। और हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास ये बढ़ेगा रिपल्सिव फोर्स, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि अट्रैक्टिव नेचर का है उसके ये अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहां जो हैवी न्यूक्लियाई हैं दीज आर अनस्टेबल। सिमिलरली लाइट न्यूक्लियाई हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी हमारे पास बहुत कम होती है, इस वजह से ये भी क्या होते हैं, लगभग अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। सो यहां के और यहां के अनस्टेबल हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू जहां पॉजिटिव मिलता है, सो दिस रिप्रेजेंट्स पैकिंग फ्रैक्शन विल बी पॉजिटिव, दिस रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी। ठीक है। तो ये इंस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए क्या होगा कि जो इधर के साइड के हैं हमारे पास, ठीक है, इस साइड के जो हमारे पास न्यूक्लियाई होंगे वो क्या करेंगे, वो अपने आप को फ्यूजन के दौरान, मतलब फ्यूजन प्रोसेस के दौरान क्या करेंगे, वो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मतलब वो 2 या 2 से अधिक फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे और फिर इनका जो मास है, मास नंबर, वो इस रेंज में लाई कर जाएगा। और हम जानते हैं कि 20 से 180 के बीच में पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाले स्टेबल हैं दरअसल। ठीक है। तो ये वाले स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। तो अनस्टेबल वाले क्या करेंगे, अनस्टेबल वाले जिनके जो हमारे पास जिनका मास नंबर अधिक है यानी हैवी न्यूक्लियाई हैं, वो अपने आप को तोड़ लेंगे इन द 2 और मोर फ्रेगमेंट्स जिनके मास नंबर इन इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई के में लाई करने लग रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएंगे दरअसल। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हैवी न्यूक्लियाई हैं दीज अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हम ऐसा कह रहे हैं। जबकि ये जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ये लाइटर न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल कैसे कर सकते हैं, ये भी इंटरमीडिएट में जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये एक से अधिक क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे दरअसल, मतलब जुड़ जाएंगे आपस में। तो जुड़ने को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमेशा ध्यान रखना कि लाइटर न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं और हैवी न्यूक्लियाई कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देते हैं। इनमें चीजें टूटती हैं, इनमें चीजें जुड़ती हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन किया जा सके। ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, मास डिफेक्ट हो गया, नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो पहले समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हो गया कि आप मिनिमम एनर्जी कितनी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस को, सच दैट कि वो अपने जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको सेपरेट कर दे। ठीक है। सो द मिनिमम एनर्जी विच यू हैव गिवन टू द न्यूक्लियस और यू से दैट द न्यूक्लियाई, सो दैट ऑल द न्यूक्लियॉन्स गेट सेपरेटेड, दैट एनर्जी विल नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व है वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए जो है वो दर्शाया जाता है एक ग्राफ के अकॉर्डिंगली। और उस ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि वाई एक्सिस में लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, और यहां पर एक्स एक्सिस में लेते हैं मास नंबर। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों लिया गया, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी दरअसल कांस्टेंट नहीं होती है। बाइंडिंग एनर्जी ए का फंक्शन है दरअसल। किस प्रकार से, हम जानते हैं हर एक एलिमेंट के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी शुड ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। ठीक है। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हर एक एलिमेंट के लिए जब देखा जाएगा तो आप जब ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे तो लगभग इस प्रकार का ये ग्राफ आता है। ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास ग्राफ आएगा। जो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये आयरन के केस में हमें मिलती है, एंड दिस वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेगी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इसका मतलब कहने का साफ साफ ये है, मतलब कि ये जो आयरन है दिस इज मोस्ट स्टेबल आइसोबर। ठीक है, हमारे मोस्ट स्टेबल है। फिर यहां पर आप देख सकते हैं इधर की तरफ यूरेनियम देखने को मिलेगा लास्ट में 238, और इससे पहले यहां पर ये जो आपको पीक्स देखने को मिल रही है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। व्हाट दीज पीक्स डिनोट, ये जो पीक्स हैं ये क्या डिनोट कर रही हैं, तो ये जो पीक मैंने यहां बनाई हैं ये पीक एक्चुअल में टोटल 5 दिखती हैं। ठीक है। और टोटल एलिमेंट्स आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एक और भी होती है 9 10, इस प्रकार से हमारे पास है। तो ये जो पीक्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इनमें जो न्यूक्लियाई होते हैं, लगभग आपको न्यूक्लियाई बताता हूं कौन कौन से हैं, जैसे कि हीलियम है ना, इसके अलावा बेरिलियम है, इसके अलावा कार्बन है, ऑक्सीजन है, एटसेट्रा, इस प्रकार के हमारे होते हैं। तो ये पीक्स क्यों दिखाते हैं दरअसल, तो देखिए हमेशा समझिएगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है इसमें जो शार्प पीक्स आपको नजर आ रही हैं, दीज डिनोट्स दैट दीज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन दी अदर्स। ठीक है। जो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई है ना, तो लाइटर न्यूक्लियाई में और भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियाई इतने स्टेबल नहीं है जितने ये पीक्स के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, ये वाले हैं।
कारण क्या है इनका? कारण ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर Z यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, इवन होता है, यानी इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ में जो N है यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी क्या होते हैं, इवन होते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं इवन न्यूक्लियाई। और इवन न्यूक्लियाई में क्या होगा, पेयरिंग होती है, और पेयरिंग कंप्लीट होगी, ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीट शेल्स मिलेंगे आपको इस केस में। तो इन्हें ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है बजाय दूसरों के, जहां पर आपको इवन ओड या फिर ओड ओड आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी अधिक है, तो आप देखेंगे कि इस केसेस में आपको शार्प पीक्स नजर आ जाएंगे, मतलब ये वाले ज्यादा स्टेबल हैं। सो वी से दैट कि इवन न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल देन द इवन ओड एंड ओड ओड न्यूक्लियाई, बिकॉज देयर इज पेयरिंग, बिकॉज देयर इज ड्यू टू पेयरिंग इफेक्ट। ठीक है, पेयरिंग इफेक्ट की वजह से होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आता है दरअसल। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आता है नेक्स्ट N/P रेशियो की बात करते हैं। N/P रेशियो फिर दोबारा से वही चीज है, N/P रेशियो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर दोबारा से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को ये बताता है। ओके, तो एक था हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई, एक था हमारे पास हैवियर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब जब लाइटर न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो जो N/P का रेशियो होता है वो लगभग 1 के बराबर होता है। ठीक है, और जब हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो N/P का रेशियो जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये कैसे आया, अभी तो आपने बताया था कि प्रोटॉन्स की संख्या अधिक रहती है हैवी न्यूक्लियाई में, ऐसा नहीं है। देखिए होगा क्या कि जैसे जैसे A का वैल्यू बढ़ेगा, मास नंबर का वैल्यू बढ़ेगा, तो होता क्या है कि प्रोटॉन्स की संख्या, बिल्कुल सही बात है, बढ़ती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या को ये क्रॉस नहीं करेगा, मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या अधिक रहती है। कारण इसका क्या है, कारण इसका है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का नाम है सैचुरेशन प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा होगा ये, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर फोर्सेस की जो सैचुरेशन प्रॉपर्टी है, कि सैचुरेशन प्रॉपर्टी है, उसको यहां पर वैलिडेट करवाने के लिए, क्योंकि एकदम से अगर ये प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स इतना अधिक हो जाएगा, फिर तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, ये हमारे पास में अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो होते हैं अनस्टेबल, लेकिन क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो हमारे पास, मतलब ये प्रोटॉन्स की संख्या न्यूट्रॉन्स की संख्या को क्रॉस नहीं करेगा दरअसल। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या हमेशा अधिक मिलती है हैवी न्यूक्लियाई में, इस वजह से N/P का रेशियो 1 जो है 1 से ज्यादा होता है हमेशा, एंड दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि इधर की तरफ आप ले लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इधर ले लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, कई बार यहां पे कैपिटल N भी लिखा रहता है और यहां पर कैपिटल Z भी लिखा रहता है। ठीक है, अब जिस समय पे N/P का रेशियो एग्जैक्ट 1 आएगा, ठीक है, तो उसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, जो कि थ्योरेटिकली मैं मानता हूं कि ये स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जिन केसेस में N/P का वैल्यू एग्जैक्ट 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर N/P का वैल्यू एग्जैक्ट 1 आने का मतलब हो गया जस्ट स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। सो दिस डिनोट्स N इज इक्वल टू Z लाइन। ठीक है, लेकिन ये जो लाइटर न्यूक्लियाई जिसमें N/P का रेशियो ऑलमोस्ट 1 मिल रहा है, इसका एक्सपेरिमेंटली अगर मैं बनाऊं प्लॉट, तो एक्सपेरिमेंटली कुछ इस प्रकार का प्लॉट आता है हमारे पास, थोड़ा सा डेविएट करेगा। तो इसमें ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रीजन डिनोट करता है दरअसल किसको, ये डिनोट करता है स्टेबल, ठीक है, स्टेबल जोन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेबल जोन को। यानी जितने भी न्यूक्लियाई इस जोन के अंदर लाई कर रहे हैं वो सारे तो क्या है, स्टेबल हैं, जबकि इसके नीचे और इसके ऊपर यानी अबाउ दिस स्टेबल जोन एंड बिलो दिस स्टेबल जोन द न्यूक्लियाई आर एक्चुअली अनस्टेबल। ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इधर की बात करूंगा इससे बिलो, तो हैवी न्यूक्लियाई है, और हैवी न्यूक्लियाई हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से अधिक है। सिमिलरली इधर की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या यहां पर प्रोटॉन्स की संख्या से कम मिलेगी, यहां पर एग्जैक्टली बराबर है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटली है। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसलिए क्या होता है कि ये डिके मोड्स यानी डिके हो जाएंगे, दरअसल तुरंत डिके हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको रेडियो एक्टिव जो सीरीज होते हैं ना, वो जितने भी एलिमेंट्स वो तुरंत डिके हो जाते हैं और इमिट कर जाते हैं हमारे पास अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इस प्रकार के। ठीक है, तो वेरियस डिके मोड्स पॉसिबल हो सकते हैं, जिनमें हमारे पास जो पार्टिकल्स निकल सकते हैं वो अल्फा पार्टिकल है, बीटा नेगेटिव निकल सकता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, पॉजिट्रॉन एमिशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है। तो मुख्य रूप से हम यही पढ़ते हैं। गामा डीके की बात नहीं करूंगा क्योंकि गामा डीके में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है दरअसल। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अल्फा डीके की खास बात यह है कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का जो रेशियो होता है, ये अल्फा पार्टिकल इमिट होने से ये N/P का रेशियो बढ़ता है दरअसल। इस बात को मैं भी प्रूव भी कर दूंगा कि अल्फा डीके के मोड के अंदर जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, ठीक है, ऐसे केस में N/P का रेशियो जो भी पहले था उससे वैल्यू मुझे अधिक ही मिलने वाला, यानी बढ़ जाता है वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली यही काम सेम टू सेम इन दोनों में होगा। N/P का जो रेशियो है दैट वुड बी इंक्रीजिंग। ठीक है, और बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, N/P का रेशियो घटता है।
ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अल्फा पार्टिकल है ना, अगर मान लो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल हमारे पास बाहर निकलता है, तो अल्फा पार्टिकल को कैसे लिखते हैं, हीलियम 42 से। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि इमिट हुआ है, तो ऐसे केस में जो Z है दैट चेंजेस टू Z-2, ठीक है, 2 डिक्रीज हो गया। सिमिलरली जो मास नंबर है दैट इज डिक्रीजिंग बाय 4, ठीक है। सो Z इज रिड्यूस्ड बाय 2 फैक्टर एंड जो हमारे पास मास नंबर है दैट रिड्यूस्ड बाय 4 फैक्टर, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम देखें इन दोनों से मैं ये कह सकता हूं कि जो n का वैल्यू है यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कितना होता है a माइनस Z, दिस इज आल्सो गोज टू n-2, है ना, ये भी 2 फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि दोनों Zb और Nb यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या दोनों ही कितना डिक्रीज कर रहा है, 2 डिक्रीज कर रहा है इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिशन। ओके, अच्छा, तो इससे n/p का रेशियो कैसे बढ़ा, इसमें आप देखिए एग्जांपल के तौर पे जैसे n/p का वैल्यू था, n/p का वैल्यू आप कोई भी ले लीजिए, जैसे 100/80 ले लीजिए, स्टार्टिंग में ये वैल्यू था 100/80, और अब जैसे रिड्यूस हुआ n और p का वैल्यू बाय फैक्टर ऑफ 2, तो मेरे पास कितना आएगा 98 डिवाइड बाय 78। आप ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करके देखिए एक बार ये वैल्यू और एक बार ये वैल्यू, आप ये पाएंगे कि ये वाली वैल्यू इससे स्लाइटली अधिक मिलेगी, स्लाइटली अधिक मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो n/p का रेशियो है वो अल्फा पार्टिकल में बढ़ता है, ठीक है। अब मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कौन से वाले डीके मोड में जाना पसंद करेंगे, तो देखिए इनका पहले ही n/p का रेशियो ज्यादा है ना, देखिए n/p का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या करेंगे, जहां पे n/p का रेशियो घटेगा ना उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तभी तो इसका जो भी ग्राफ आएगा, इन एलिमेंट्स के जो भी ग्राफ बनेंगे वो ग्राफ इधर स्टेबिलिटी जोन में आने की कोशिश करेंगे टू बिकम द स्टेबल। इस वजह से क्या होगा, दे आर डीके थ्रू दी बीटा नेगेटिव डीके मोड। ओके, तो इस वजह से इस मोड में ये जाने की कोशिश करेंगे हैवी न्यूक्लियाई टू बिकम द स्टेबल, ठीक है। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये वाला मोड उनके लिए होगा हैवी न्यूक्लियाई के लिए, जबकि लाइटर न्यूक्लियाई वाले जाएंगे वो बीटा पॉजिटिव में से जाएंगे, तीनों में से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये n/p का थोड़ा सा मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया है, तो ये हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस था। अच्छा, एक चीज और है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, देखिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूज तो आ ही जाता है कई बार। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, दिस फॉर्मूला विल बी ZmP प्लस में NMN एंड माइनस में कैपिटल M इंटू C², ठीक है। ये आइंस्टीन के रिलेशन से आया है, E इज इक्वल टू mc²। आप देख सकते हैं दिस इज एनर्जी, दिस इज C², सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग मास डिफेक्ट डेल्टा m, ठीक है। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है न्यूक्लियंस का जो हमारे पास मास रहेगा माइनस में न्यूक्लियस का मास। तो आप देख सकते हैं, देखो ये न्यूक्लियंस का मास है, दरअसल न्यूक्लियंस का कैसे पता चला, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कितने हैं, Z हैं, हर एक प्रोटॉन का मास कितना है, mp है, तो टोटल जो प्रोटॉन का वेट हो गया किसी न्यूक्लियस के अंदर वो कितना हो गया, ZmP। सिमिलरली एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, Mn है, कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके अंदर, N है, तो टोटल वेट कितना हो गया न्यूट्रॉन्स का, Nmn हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास टोटल क्या आ गया, मास ऑफ न्यूक्लियंस आ गया, माइनस किससे कर दिया, मास ऑफ न्यूक्लियस से कर दिया। तो मेरे पास ये जो करेक्ट फॉर्मूला हो गया, ये दिस फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकलवा लेता है, तो इसको आप फैक्टर को डिवाइड कर दें कैपिटल A से, ठीक है। अच्छा, ये सारा डिस्कस करने के बाद में अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट वाज फॉर द CSR नेट एस्पेक्ट, जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां तक जो था वो IIT JEM के बिहाफ पे इंपॉर्टेंट था, और अब जो है हम गेट और CSR नेट पे आने वाले हैं जिसमें सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, ओके, तो क्या चीज है भाई सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। तो देखिए सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता है ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी बल्कि ऑफ एनी न्यूक्लियाई। किसी भी न्यूक्लियाई का जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला जाता है बाइंडिंग एनर्जी का, नेट बाइंडिंग एनर्जी का, तो वो एक्सप्रेशन होता है सेमी, ये हमारे पास होता है ये फॉर्मूला जो भी हमारे पास है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है। तो अब अगर हम वो देखें, ठीक है, तो किस प्रकार से होता है हमारे पास वो फॉर्मूला आप याद रख लें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके अंदर जो भी टर्म्स आने वाले वो टर्म्स भी बता दूंगा आपको मैं। तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी AVA माइनस AS A⁻²/3, ठीक है, माइनस AS Z ऑफ Z-1 डिवाइड बाई A⁻1/3, माइनस में हो जाएगा हमारे पास में AA, ठीक है, एंड A-2Z का होल स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास A, एंड प्लस माइनस हो जाएगा डेल A⁻³ तो ये कंप्लीट जो फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, दिस फॉर्मूला इज फॉर सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। इसमें हर एक टर्म का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है दरअसल, ठीक है। जैसे ये हम पहली टर्म की बात करते हैं, तो पहली जो टर्म है दिस रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम एनर्जी करेक्शन, वॉल्यूम एनर्जी टर्म है दरअसल ये। वॉल्यूम एनर्जी टर्म कहां से आई, हम जानते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल शेप का है,
और उसका जो वॉल्यूम है उस सारे को आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेक्शंस पूरे वॉल्यूम में है दरअसल जो हो रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट हैं, तो इस केस में जो वॉल्यूम है उसका फैक्टर आपने यहाँ पर लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे इसका फैक्टर? तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होता है पर न्यूक्लियन वो कांस्टेंट है, दैट मींस बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ए, ठीक है। तो ये फैक्टर से आता है दरअसल, ये वाला फैक्टर। तो बस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आप हटाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर एक फैक्टर आ जाएगा ए बी, वॉल्यूम की वजह से। हम जानते हैं कि भाई वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम की वजह से एनर्जी, ठीक है, वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ही होगा, और बाइंडिंग एनर्जी ये है तो, ठीक है, बिकॉज जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, ठीक है। वैसे तो होना ये चाहिए कि वॉल्यूम एनर्जी वॉल्यूम पर निर्भर करेगी और वॉल्यूम किसी न्यूक्लियाई का ए पर निर्भर करता है। दिस इंप्लाइज दैट कि बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आता है दरअसल, ठीक है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ईवी का जो है फॉर्मूला, दिस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ये मेरे पास आ गया कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम कोफिशिएंट। तो ये हमने पॉजिटिव में लिया है, बिकॉज आप जो वॉल्यूम है वो तो पूरा ही कंसिडर करके चलेंगे ना, ठीक, कंप्लीट कंसिडर करके चलेंगे। अब इसमें से जो पूरा वॉल्यूम आपने लिया है उसमें से कुछ चीजें आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो वो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना चीजें, वो क्या करने वाले हैं, हम इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, उसके जो इंटरेक्शन हो रही है उसको अफेक्ट करने की कोशिश अगर करेगा तो ऐसे केस में नेगेटिव लिया जाएगा साइन। हाँ, अगर उसका साथ दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको सेपरेट करने के लिए, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी भी अधिक होगी और अधिक करने के लिए मुझे पॉजिटिव टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी इस एक्सप्रेशन में। बट क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब वो बाइंडिंग एनर्जी को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये सरफेस एनर्जी टर्म है, तो सरफेस एनर्जी टर्म का मतलब हो गया सरफेस में प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स, सरफेस पर प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सरफेस पर जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे, कहीं ना कहीं ये बाइंडिंग एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें नेगेटिव साइन लिया है, ठीक है। तो ये कम कैसे करते हैं, तो मैं उसका आपको एक रीजन बताता हूं। देखिए, जितने भी हमारे पास यहां न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो जो अंदर के न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर जो अदर न्यूट्रॉन्स की वजह से, अदर प्रोटॉन्स की वजह से जो इंटरेक्शन लग रहा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो अधिक लग रहा होगा, क्योंकि ये तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जबकि अगर मैं सरफेस पर चला जाऊं तो सरफेस पर ये न्यूक्लियॉन सिर्फ और सिर्फ इधर से ही कनेक्ट हैं, उस तरफ तो वाल आ जाती है इसकी, है ना, वॉल आ गई ना इधर की तरफ से, तो इधर की तरफ से कोई कनेक्शन नहीं हो रखा है। इसका मतलब दे आर लूजली, ये हमारे पास जो है लेस इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे पास में, जबकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनको बाहर निकालने में अधिक एनर्जी चाहिए और इनको बाहर निकालने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेम फिनोमेना हम लोग तब भी पढ़ते हैं जब हम लोग वॉल्यूम करेक्शन करते हैं इन केस ऑफ द वैन डर वाल गैस इक्वेशन, जब हम ड्राइव करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो सेम हम उस टाइम पे भी ये काम करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पर हम लोगों ने जो न्यूक्लियाई के जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको हम लोग क्या मान के चलते हैं, लिक्विड ड्रॉप की तरह मान करके चलते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड ड्रॉप्स हैं दरअसल बहुत सारी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारे पास में न्यूक्लियॉन्स हैं जो कि अंदर मौजूद होंगे इंटीरियर पार्ट में, उनके ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो रहेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, वो अधिक लग रहा है, सरफेस पर कम लग रहा है, क्योंकि सरफेस पे न्यूक्लियॉन्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो कम है, कमजोर है। इस वजह से यहां पर इनको जो है बाहर निकालने में कम एनर्जी खर्च होगी। दैट्स वाई एक साइन आपको माइनस में लेना पड़ेगा और जितने भी सरफेस न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी एनर्जी जो भी आएगी वो यहां लिखनी पड़ेगी। और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सभी को पता भी होगा, आपने लिक्विड वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा इस चीज को, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, इस वजह से लिक्विड्स वाला फॉर्मूला आपने यूज करना पड़ेगा। और लिक्विड्स में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी लिक्विड का या सोप बबल का जो सरफेस एनर्जी होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जो आपने पढ़ा होगा दरअसल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सो व्हाट इज द सरफेस एरिया है, बिकॉज वी अज्यूम दिस इज ए कंप्लीट स्फेयर, है ना, स्फेयर हमने माना है इसको, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4πr², तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया r²। और क्योंकि हम लोग रिलेशन जानते हैं कि r इज इक्वल टू कितना होता है r नोड a⁻1/3, तो यहां पर अगर हम पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻2/3, और जो बाकी बच गया कांस्टेंट उसको यहां पर लिख दिया मैंने सरफेस कोफिशिएंट के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यहां पर AC आएगा ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कूलाम्बिक एनर्जी टर्म, कूलाम्बिक एनर्जी टर्म, और AC होता है कूलाम्बिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये टर्म कहां से आती है भाई, ये वाली टर्म इस वजह से आई है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, है ना, और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन से मुझे लेना देना नहीं क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने के कारण उनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और जब फोर्स रिपल्सिव होगा तो क्या होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी हमारा रिड्यूस हो जाना चाहिए ना,
कम हमारे पास एनर्जी थोड़ी खर्च होगी अगर ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो इस केस में, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास प्रोटॉन्स हैं उन सबका आप पेयर बनाइए, पेयर बना करके आप एनर्जी लिखिए, ठीक है, और वो एनर्जी जो भी आएगी आपके सामने उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उस बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में। तो वही मैंने यहां पर कर रखा है। आप जानते हैं कि जो हमारे पास एक पेयर होता है ना प्रोटॉन प्रोटॉन का, ये प्रोटॉन, चार्ज कितना है प्रोटॉन के ऊपर E, इस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है E, तो इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस स्मॉल r है तो बताइए एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगा E² डिवाइड बाय 4πε0 स्मॉल r, ठीक है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो क्या करेंगे, उन सभी प्रोटॉन्स के पेयर बना दो आप लोग और उससे उस पेयर को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये एक पेयर का है दरअसल एनर्जी, एक पेयर का एनर्जी है। तो आप एक बात बताइए, अगर मेरे पास Z प्रोटॉन्स मौजूद हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे Z ऑफ Z-1 डिवाइड बाय 2। देखो ये शॉर्ट ट्रिक है दरअसल, ठीक है, ये पेयर बनाने का शॉर्ट ट्रिक है दरअसल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लो n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है, तो अगर उसमें हमने बनाना है कितने बनेंगे हमारे पास, तो हम बना सकते हैं n ऑफ n-1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है दरअसल। तो हम क्या करने वाले, एक पेयर की वजह से ये है तो इन सभी पेयर्स का फैक्ट हम लिख देंगे, तो Z ऑफ Z-1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। और ये जो स्मॉल r आप देख रहे हैं ना, ये स्मॉल r तो एक पेयर की वजह से आया था, लेकिन जब Z प्रोटॉन्स होंगे तो बहुत सारे नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, तो आप ये जो स्मॉल r है ना इसका वैल्यू ले लीजिए R एवरेज। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ये हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दैट मीन्स ये जो R एवरेज है दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट न्यूक्लियस। और रेडियस आप लोगों को पता है कि R इज इक्वल टू R नोड A⁻⁴ होता है। तो आप देख सकते हैं अगर कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिया जाए तो ये जो टर्म है कूलम्बिक एनर्जी टर्म, दिस डिपेंड्स ऑन Z ऑफ Z-1 डिवाइड बाय A⁻⁴ जो आप यहां देख भी सकते हैं, ठीक है। अब Z का वैल्यू अगर ज्यादा है, मतलब लाइटर न्यूक्लियाई की आप बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादा हमारे पास है, तो ऐसे केस में यहां पर जो वैल्यू आएगा Z² - Z, उसमें हम लोग इसको टेंड करवा देते हैं अप्रोक्सीमेटली Z², यानी Z² का वैल्यू हम Z से अधिक मान लेते हैं, तो इस केस में वैल्यू आ जाएगा AC² डिवाइड बाय A⁻⁴ तो कई बुक्स में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं ये एसिमेट्रिक वाली टर्म, ये कहां से आई है एसिमेट्री, तो एसिमेट्री आती है तब जब हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या न्यूक्लियस के अंदर बराबर नहीं होती है। जैसे लाइटर न्यूक्लियाई में तो चलो बराबर सी होती है, लेकिन जब हम हैवी न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं तो प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती है और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, सैचुरेशन प्रॉपर्टी को वैलिडेट करवाने के लिए न्यूट्रॉन्स की संख्या उससे तेजी से बढ़ती है। तो क्या होगा कि न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, है ना, N/P रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो जब आप एनर्जी लेवल्स बनाएंगे यहां पर और उनके अंदर फिल करेंगे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को, सच दैट पेयरिंग में आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, पेयरिंग में लिखना पड़ेगा यहां पर, ठीक है, इस प्रकार से। तो जब आप इस प्रकार से करते हैं, शेल मॉडल में किया भी जाता है, तो आप देखेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन्स इसके अंदर अधिक है, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है, और प्रोटॉन्स बेचारे नीचे की तरफ रह जाएंगे, कम एनर्जी लेवल्स में ऑक्युपाई कर जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि न्यूट्रॉन्स क्योंकि हाई एनर्जी ऑक्युपाई करे हैं, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे लेवल बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये न्यूट्रॉन्स क्योंकि हायर एनर्जी ऑक्युपाई किया है, इसका मतलब उन्हें वहां से बाहर निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें बाहर निकालना आसान है बजाय प्रोटॉन्स के, तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी में इस वाली टर्म को भी आपने माइनस करना पड़ेगा एसिमेट्री की वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद है प्लस माइनस डेल्टा ऑफ A⁻³ ये वाली टर्म है पेयरिंग टर्म, इसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग टर्म, दिस इज कॉल्ड पेयरिंग टर्म, ठीक है। और ये पेयरिंग का मतलब क्या हुआ, पेयर, है ना। तो पेयर कब बनता है, पेयर तब बनता है जब शेल क्या होती है, कंप्लीट, यानी हमारे पास में ऐसे समझ लो कि इवन न्यूक्लियाई की बात चल रही है। तो आप ये जानते हैं कि जो इवन न्यूक्लियाई होता है उसमें पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है, और इवन न्यूक्लियाई के अंदर जब पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उनको बाहर निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और ठीक है। और जब मुश्किल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहां पर मुश्किल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी घटी, बढ़ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहां पर प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर इसके अपोजिट ओड न्यूक्लियाई हुआ, ओड न्यूक्लियाई हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि पेयरिंग है नहीं वहां पे, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, इसका मतलब वहां पर नेगेटिव साइन इस्तेमाल कर लें। और एक स्पेशल केस, अगर इवन ओड न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में इस पेयरिंग टर्म को आप यहां पर नहीं लेना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट जो टर्म है बाइंडिंग एनर्जी का ये डिराइव होता है सामने, ठीक है। अब जो आपके यहां से 2 प्रश्न बनते हैं उनको मैं यहां सेपरेट कर देता हूं। पहला प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा मोस्ट स्टेबल आइसोबार का, ठीक है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार, एक तो इसका बनेगा, ठीक है। और जो दूसरा जो यहां बनेगा वो बन सकता है आपका मिरर न्यूक्लियस बेस्ड, ठीक है।
तो मैं यहाँ वो भी लिख देता हूँ मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है, मिरर न्यूक्लियाई से बेस्ड। एक एक करके हम बात करते हैं। मिरर न्यूक्लियाई पर अब तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट यहाँ से आने का चांस है, ठीक है। और मोस्ट स्टेबल आइसोबार तो आप देख सकते हैं कि लगभग एग्जाम में आता रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, देखिए मोस्ट स्टेबल आइसोबार जो होता है उसकी कंडीशन होती है कि इस बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है डेल्टा बी, उसको आप z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेकर के 0 पुट कर दें। फिर यहां से जो z का वैल्यू आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दिस इज ए ट्रिक। सो a डिवाइड बाय 2 प्लस में ac डिवाइड बाय 2aa और a रेज़ टू पावर 2/3। अगर आपको ये याद हो गया है तो आप समझिए कि जितने भी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं जिनमें आपसे मोस्ट स्टेबल आइसोबार पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। ये AC और AA क्या है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, AC कोलम्बिक कोफिशिएंट है और AA मेरे पास क्या है, एसिमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। और A तो आपको पता है, Z आपको पता है, ठीक है। तो आप एक बात और बता देता हूँ, ये जो AC/2A का वैल्यू होता है दिस इज अप्रोक्सीमेटली, जब तक ये कहा नहीं जाए कि इसका वैल्यू आप ये ले लें, इसका वैल्यू ये ले लें, तब तक नहीं कहा जाए, तब तक आप इसका वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0.015 ये वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। जो इसका मेजर्ड वैल्यू है ना इसका, वो 0.015 होता है दरअसल, ठीक है। लेकिन क्या होता है कई बार क्वेश्चंस में वो उलझाने के लिए AC और A का वैल्यू खुद से दे देता है, तो आप क्या करिए वो वैल्यू यहाँ रख दीजिए, फिर आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप एक चीज़ और देखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ बात करें कि A का वैल्यू अगर स्मॉल है, A का वैल्यू स्मॉल कहने का मतलब ये हो गया लाइटर न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे केस में इस वाली टर्म का जो इफेक्ट होगा, इस वाली टर्म का इफेक्ट यानी A की पावर 2/3 का, तो ये इस टर्म का जो है इफेक्ट इस 2 के मुकाबले कम रहा होगा, इसका मतलब मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए आप इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं Z टेंड्स टू A/2, ऐसा भी लिख सकते हैं, Z टेंड्स टू A/2, ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। और ये जो Z टेंड्स टू A/2 होता है ये किसके लिए वैलिडेट है, ये उसी के लिए वैलिडेट है जिस केस में इवन न्यूक्लियाई होते हैं। तो आपने देख लिया मोस्ट स्टेबल आइसोबार की कंडीशन ये है, और लाइटर न्यूक्लियाई के लिए जब आपने देखा तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, Z टेंड्स टू A/2 यानी कि इवन न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है, जो कि मैंने बाइंडिंग एनर्जी में आपको शार्प पिक्स के माध्यम से भी बता दिया था कि शार्प पिक्स क्यों नजर आ रही हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली इवन न्यूक्लियाई। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा गया कि बताइए, आपको 3 एलिमेंट्स दे दिए गए, लेट अस कॉल लिथियम 6,3, इसके लिए आपको दे दिया गया मान लीजिए कार्बन 13,6, ठीक है, और एक आपको दे दिया मान लेते हैं हाइड्रोजन H21, ठीक है, एक आपको ये दे दिया गया, ठीक है, या फिर H11 दे देते हैं, H11 दे देते हैं, और आपसे पूछ लिया गया बताइए इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो कैसे पता लगाएंगे। आप लोगों को पता है कि ये तीनों के तीनों मेरे पास लाइटर न्यूक्लियाई हैं, और लाइटर न्यूक्लियाई के लिए मुझे पता है मोस्ट स्टेबल आइसोबार की कंडीशन होती है कि Z टेंड्स टू A/2। तो आप ये देखिए इन तीनों में से कौन से वाले के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज़, तो आप देख सकते हैं Z टेंड्स टू A/2 सेटिस्फाई कर रहा है इस लिथियम के लिए, है ना। लिथियम के लिए देखो Z का वैल्यू कितना है, 2 है, सॉरी 3 है, ठीक है, दिस गोज टू A का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6/2 सेटिस्फाई कर गया ना, ये बाकियों के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सो लिथियम क्या है मेरे पास, मोस्ट स्टेबल आइसोबार अमंग दीज, ठीक है, इनमें से। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब हम जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उस पर हम जाते हैं। देखो मिरर न्यूक्लियाई से बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछता है, मिरर न्यूक्लियाई से बेस्ड क्या होता है कि जैसे मिरर न्यूक्लियाई है, तो मिरर न्यूक्लियाई की एक प्रॉपर्टी होती है हमारे सामने कि इसमें हमारे पास मान लीजिए 2 न्यूक्लियाई हैं, एक X और दूसरा Y, तो ये दोनों न्यूक्लियाई मिरर न्यूक्लियाई कैसे पता लगाएं, तो इसमें होगा क्या कि इसमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी वो इसमें बराबर होगी प्रोटॉन्स की संख्या जो Y में है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि X में जो प्रोटॉन की संख्या है वो Y में न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होगी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि N और जो Z है यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या X और Y में क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, ठीक है। तो इन न्यूक्लियाई को हम लोग बोलते हैं X और Y को मिरर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं इसको, मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि हम कह रहे हैं कि N और Z में एक का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि N, ठीक है, माइनस Z, दिस इज इक्वल टू +-1, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की संख्या और जो प्रोटॉन्स की संख्या रहेगी जो X और Y में आ रही होगी, इन दोनों में जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दैट इज ऑलवेज या तो +1 या फिर -1, ऐसा हमेशा रहता है मिरर न्यूक्लियाई के केस में, ठीक है, ओके। और जो मिरर न्यूक्लियाई है इसमें जो Z का वैल्यू है ये हमारे पास होता है Z+1, ठीक है, Z+1 यानी एक में अगर Z होगा तो दूसरे वाले में कितना होगा, Z+1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन का अगर मैं यूज करूं तो इन X के लिए मैं लिख देता हूं एक बार बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला, एक बार Y के लिए लिख देता हूं बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला, फिर मैं क्या करता हूं दोनों में
डिफरेंस निकाल लेता हूं बाइंडिंग एनर्जी में। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा वो मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैं एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पहले मैं लिखता हूं एक बार एक्स के लिए। ठीक है, तो जब भी आप एक्स के लिए लिखेंगे तो देखो ये टर्म सेम रहेगा ए बी ए। ठीक है, माइनस में हमारे पास रहेगा दिस। ठीक है, दैट मीन्स ए एस ए की पावर 2/3। देन माइनस में कितना आ गया ए सी, और देखो यहां पर है जेड स्क्वायर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक्स के अंदर कितने हैं, जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसके अंदर कितने हैं, जेड प्लस 1 है। ठीक है, वाई के अंदर, तो यहां लिख देते हैं जेड स्क्वायर और डिवाइड बाय हो जाएगा 1 की पावर ए की पावर 1/3। ठीक है, देन माइनस में कितना हो जाएगा ए ए। ठीक है, एंड देन ए माइनस 2z, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस 2z, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दरअसल न्यूट्रॉन्स को जो है आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ दी प्रोटॉन्स में से दरअसल, क्योंकि मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर जाते हैं, फिर उनको निकालना आसान रहेगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे, प्रोटॉन्स की संख्या से। ठीक है, तो a माइनस 2z का मतलब हो गया a माइनस z, यानी हो गया n माइनस z, और n माइनस z कितना है इस केस में, प्लस माइनस 1 है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर प्लस माइनस 1 लिख देता हूँ, एंड डिवाइड बाय कितना हो गया a हो गया, और जो लास्ट वाली टर्म है, ठीक है, इसका स्क्वायर भी हो गया ना, और जो लास्ट वाली टर्म है मेरे पास में वो मान लेते हैं कि हमारे पास इवन ऑड न्यूक्लियाई, ऑड, चलो लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए की पावर माइनस 3/4, सेम टू सेम हो गया। ठीक है, अच्छा ये बाइंडिंग एनर्जी एक्स का लिखा है मैंने, एक्स वाले का। वाई वाले का लिखिए जरा एक बार, तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हम वाई वाले का लिखेंगे तो मेरे पास आएगा यहां पर ए वी ए, है ना, मास नंबर थोड़ा चेंज होगा, मास नंबर रिमेंस टू बी सेम ना, एंड माइनस में कितना हो गया ए एस ए की पावर 2/3। ठीक है, देखो जेड में चेंज आने के कारण एन में चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रोटॉन्स की संख्या में बदलाव आने के कारण न्यूट्रॉन्स की संख्या बदल रही है, इंटरचेंज हो रही है दरअसल, और चेंज कितने का होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस 1 का होगा। ठीक है, ए यानी मास नंबर हमारे पास फिक्स्ड है दरअसल। ठीक है, माइनस में फिर ए सी, और ये जेड स्क्वायर कितना हो गया, जेड प्लस 1 हो गया दूसरे वाले के लिए, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय हो गया हमारे पास ए की पावर 1/3, माइनस में ये ए, बाकी सब सेम, प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए, एंड प्लस माइनस डेल की पावर ए की पावर माइनस 3/4। तो आप ये देखिए कि दोनों बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो हम देख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, दैट मीन्स y माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x, दिस डिफरेंस विल बी नथिंग, बट आप देख सकते हैं ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, ये वाली इससे कैंसिल आउट होगी। ठीक है, इसके अलावा ये वाली इससे और ये वाली इससे कैंसिल आउट हो गई, तो आप देख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है डिफरेंस में बाइंडिंग एनर्जी का, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ कोलम्बिक कोएफिशिएंट, कोलम्बिक एनर्जी टर्म्स में आ रहा है। तो कोलम्बिक कोएफिशिएंट आपसे पूछता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आपसे मिरर न्यूक्लियाई में कोलम्बिक कोएफिशिएंट अगर पूछता है तो मैं यही वाला फॉर्मूला जो मेरे पास ड्राइव होकर के सामने आएगा वही मैं यूज करूंगा। ठीक है, सो दिस गिव्स मी ए सी डिवाइड बाय ए की पावर 1/3। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास में z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर हो गया माइनस में z स्क्वायर। जरा बताओ ये कितना आ रहा है दरअसल, को सोल्व करें आगे, तो मेरे पास होगा z स्क्वायर प्लस में 1 एंड प्लस में 2z, एंड नेक्स्ट इसके बाद माइनस में z स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, और आप देख रहे हैं कि z स्क्वायर से ये z स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, सो वी हैव दैट 2z प्लस 1 है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2z प्लस का 1, 2z प्लस का 1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, और बाइंडिंग एनर्जी y का और x का ये आप कैसे लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बाइंडिंग एनर्जी y का कितना होता है, तो हम जानते हैं z mp प्लस में n mn, एंड माइनस में कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया m, ये हो गया m और c स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप y के लिए अगर लिख रहे हैं तो y के लिए हम लोग जानते हैं कि जो n mn होता है, तो n को आप लोग रिप्रेजेंट कर दीजिए। देखिए हम जानते हैं कि a माइनस जेड इज नथिंग बट n, a माइनस जेड इज n। ठीक है, तो n को मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूं और यहां लिख देता हूं a माइनस जेड। ठीक है, तो दिस रिटन एज a माइनस जेड। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होगा, ये बाइंडिंग एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला है। अब इसमें आप लोग ये पुट कीजिए एक बार, इसमें अगर आप ये पुट करेंगे तो मेरे पास यहां से आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी y का, तो z चेंजेस टू z प्लस 1 ना y के लिए, तो z प्लस 1, देन mp प्लस में a mn, एंड देन माइनस में z प्लस 1। ठीक है, फिर इसके बाद mn, एंड माइनस में हो गया my। ठीक है, ये मेरे पास आ गया y के लिए, देन माइनस में फिर x के लिए लिखना है, तो x के लिए z प्लस 1 नहीं है, z है, तो z mp प्लस में हो गया a mn, एंड देन हो गया माइनस में z mn, और माइनस में हो गया मेरे पास m फॉर द x। ठीक है, एंड दिस शुड इक्वल टू मेरे पास जो आ रहा है दिस वाज ए सी, और a की पावर ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, और यहां पर हमारे पास आ गया 1 प्लस 2z, या फिर कह लीजिए 2z प्लस में 1। ठीक है, 2z प्लस में 1 ये मेरे पास आ रहा है। ओके, अब यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कैंसिल करिए एक बार, देखो ZMP कैंसिल आउट होगा। ठीक है, दिस गॉट कैंसिल आउट, फिर इसके बाद AMN ये कैंसिल आउट हो रहा है, फिर यहां पर देखिए ZMN, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया ZMN। ठीक है, तो मेरे पास यहां से आएगा सिर्फ और सिर्फ MP, फिर इसके बाद प्लस माइनस में mn, तो mp माइनस mn,
ठीक है, और फिर इसके बाद माइनस my एंड दिस इज प्लस, है ना, प्लस का हो जाएगा हमारे पास, तो प्लस का हो गया मेरे पास ये mx एंड दिस इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई a की पावर 1/3 एंड 2z प्लस 1। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक माइनस साइन का गड़बड़ हुआ है, डिफरेंस जब आप लेंगे ना तो यहाँ माइनस साइन आएगा, आप खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर भी एक्चुअल में माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब क्या ये करते हैं कि ये जो डिफरेंस हमारे पास है ना इसको एक तरफ रखते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा कैपिटल M। व्हाट इज डेल्टा कैपिटल M? इट इज डिनोट्स द मास डिफरेंस बिटवीन द टू मिरर न्यूक्लियाई। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से देख सकते हैं MP माइनस MN। ठीक है, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का AC डिवाइड बाई a की पावर 1/3 एंड दिस इज 2z प्लस 1, 2z प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो 2z प्लस 1 आप देख रहे हैं ना, 2z प्लस 1, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखो 2z प्लस 1 को इसको लिख सकते हैं z प्लस z प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि n माइनस z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का डिफरेंस था। ठीक है, दैट मीन्स n को मैं लिख सकता हूं z प्लस 1, यहां पर लिखूं तो मैं इसको लिख दूंगा z, और ये हो जाएगा z प्लस 1 इज नथिंग बट n। नाउ दिस इज, ये क्या है हमारे पास में? ये है न्यूट्रॉन्स की संख्या और ये है प्रोटॉन्स की संख्या, तो ये मेरे पास कितना आएगा टोटल? दिस इज नथिंग बट मास नंबर, दिस रिप्रेजेंट मास नंबर। ओके, तो मैं इसको यहां से हटा भी देता हूं, बल्कि मास नंबर लिख देता हूं कंप्लीट यहां पे, तो ये हो जाएगा a। सो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा m दिस इज इक्वल टू MP माइनस MN। ठीक है, अच्छा C स्क्वायर भी होगा ना कहीं पे, C स्क्वायर नहीं लिखा गया, मल्टीप्लाई विद द C स्क्वायर भी तो आएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, एनर्जी लिख रहे हैं ना, तो C स्क्वायर भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पर C स्क्वायर भी आएगा, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेल M C स्क्वायर, यहाँ पर भी C स्क्वायर। ठीक है, और सेम यहाँ पर आएगा फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? डेल M C स्क्वायर दिस इज इक्वल टू MP C स्क्वायर माइनस MN C स्क्वायर एंड प्लस में हो गया AC, और ये a की पावर कितना हो गया? 1 माइनस 1/3, कितना हो गया? a की पावर 2/3। देखो, हो सकता है मैं ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बता देता, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बताने का ना वो मजा नहीं है दरअसल। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि इसको रटेंगे सर, तो रटना नहीं है इसको। देखो मैंने डिराइव किया है यहाँ पे। ठीक है, तो डेरिवेशन करने के बाद ये आपके पास फॉर्मूला है। अब अगर आपको ये बताओ, दोनों मिरर न्यूक्लियाई के मास अगर आपको दे दे, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपको दे दे या रेस्ट मास एनर्जी दे दे, तो क्या आप यहाँ से कूलम्ब कोएफिशिएंट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दरअसल आता भी है एग्जाम में। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल यहाँ से उठा सकते हैं जिसमें कूलम्ब कोएफिशिएंट का वैल्यू आपसे निकलवाया जा रहा हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप पे लेता हूँ जिसमें आप देखिए, इसमें जो मुझे गिवन है आपको बताता हूँ मैं। दो मिरर न्यूक्लियाई गिवन है, एक एल्यूमिनियम एक सिलिकॉन गिवन है। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास एल्यूमिनियम है, एक हमारे पास सिलिकॉन है, और यहाँ पर हमारे पास है 2713 और यहाँ पर है 2714। ओके, तो ये आपको गिवन है, दोनों का मासेस दे रखा है। इसका मास दे रखा है 26.981 और इसका मास दे रखा है 26.986। ठीक है, फिर इसके बाद आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस दे रखे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस आपको दे रखे हैं, और ये मासेस है हमारे पास में 1.008 U एटॉमिक मास यूनिट, और ये हमारे पास गिवन है 1.007 एटॉमिक मास यूनिट। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कूलम्ब कोएफिशिएंट इन द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। बिल्कुल हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना इस क्वेश्चन में। जस्ट आपने क्या करना है, इसमें अंदर वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आ जाएगा। इस AC का वैल्यू कूलम्ब कोएफिशिएंट पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया SSR नेट में, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला का एक तरीके से एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन पर आते हैं हम लोग। सो अब जितने भी क्वेश्चन है ना नेट प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट स्टेबल आइसोबार से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन एक ट्रिक के माध्यम से हो जाएंगे जो मैंने आपको सिखाया अभी, दैट Z इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है A डिवाइड बाय 2 प्लस में ये हो जाएगा AC डिवाइड बाय 2AA और A की पावर 2/3। इस वाले फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक एक बारी बारी से हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो नेट दिसंबर 2014 में क्वेश्चन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में AVAS एसिमेट्रिक है ना, इसके अलावा कूलम्ब कोएफिशिएंट सब आपको दे रखा है, और A इज इक्वल टू 216 के लिए आपको Z निकालना है फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोबार। कुछ नहीं करना, इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी, हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नेट जून 2020 का, बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन है, बट इसमें AS AVA यूज नहीं किया है, इसने इन जनरल A1 A2 A3 A4 यूज कर रखे हैं। और A4/A3 का रेशो देखिएगा, A4/A3 का रेशो आपको दे रखा है 30 के बराबर। ओके, तो आपसे Z पूछने लग रहा है Z का वैल्यू कितना होगा, सच दैट जो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन वो मैं लिख भी देता हूं, दिस गिवन एज A1A माइनस A2 A की पावर 2/3। ठीक है, एंड देन
-A3 एंड z स्क्वायर a की पावर -1/3, ठीक है, एंड देन इट इज गिवन एज -A4 एंड a - 2z इसका, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइड बाय a, ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा डिवाइड बाय a। तो ये हमें बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन उसने खुद से दे रखा है। तो अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं कि AC और AA क्या होगा, तो इसका मतलब आपको पता रहना चाहिए कि जो कूलम्बिक एनर्जी की टर्म थी और जो एसिमेट्रिक एनर्जी की टर्म है उसमें डिपेंडेंसी मास नंबर के साथ किस प्रकार से थी, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये हमारे पास देखो z स्क्वायर बाय a की पावर 1/3, तो क्या ये हमारे पास कूलम्बिक कोएफिशिएंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब AC कितने के बराबर है, AC इज नथिंग बट A3, ठीक है, और AA यानी एसिमेट्रिक किसके अंदर है, इसके अंदर है, तो एसिमेट्रिक का कितना है कोएफिशिएंट A4, तो A की जगह पे लेना पड़ेगा A4। तो क्योंकि ये रेशो A3/A4 आने लग रहा है यहाँ पर, बट मुझे गिवन है A4/A3, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/30, और 1/30 अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/60। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास देखो 60 ऊपर चला गया तो 60A आ गया, और डिवाइड बाय लिखेंगे यहाँ पे तो 60 × 2 कितना हो गया 120 एलसीएम लेने पे, और प्लस में कितना हो गया यहाँ से 1, तो एक a की पावर 2/3 बचा सिर्फ और सिर्फ, बस यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इस ट्रिक से आप लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट जून 2016 में पूछा गया था कि ES अगर कंट्रीब्यूशन डिनोट कर रहा है सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन का, तो एल्यूमिनियम और जिंक के रेशियो में आपने निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो सरफेस एनर्जी टर्म थी वो हम लोग देखते हैं a की पावर 2/3 पर डिपेंडेंसी है, तो सरफेस एनर्जी टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2/3, बट पर न्यूक्लियन की बात करी गई है, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा a से। सो दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया मेरे पास a की पावर -1/3। अब जब एल्यूमिनियम के लिए देखेंगे तो 27 होगा यहाँ पे 27, तो 27 की पावर -1/3 कितना होता है, ये हमारे पास होता है 3 का क्यूब और इसकी पावर -1/3, दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास 1/3। सिमिलरली अगर मैं जिंक के लिए देखूंगा तो जिंक के लिए हो जाएगा 64 और इसकी पावर -1/3, दैट मीन्स दिस विल बी नथिंग बट 1/4। So what is the ratio of these two? Ratio of these two will be 4/3. That means 4:3. So this is our correct answer. ठीक है, कितने आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फिर एक क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है, नेट दिसंबर 2015 में कि A का वैल्यू 125 ले लें और AC और एसिमेट्रिक का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी बताइए मैक्सिमम किसके लिए होगा, कौन से वाले न्यूक्लियाई के लिए होगा। तो इसमें क्या करना है आप लोगों ने, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है ना। A का वैल्यू कितना है 125, AC का वैल्यू उसने दे रखा है 0.7 और AA का वैल्यू उसने दे रखा है 22.5। आप ये सोल्व कर लो, मैं बताता हूँ इसको सोल्व करने के बाद लगभग इसका वैल्यू 52.5 समथिंग आएगा, ठीक है। तो एक्जैक्टली आप इसको कितना ले लें 52 ले लें, है ना, 52 से अधिक नहीं लेना है इसको, जब तक एक्जैक्टली नहीं आ जाता 53 है, ठीक है। तो 52 हमारे पास आ गया। अब आइसोटोप जो आपको दे रखे हैं उसमें देखिए जिसमें Z52 आ रहा हो तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, सिर्फ आपने ये वाला जो ट्रिक है ना इसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और मिरर न्यूक्लियाई का वो क्वेश्चन जो अब तक पूछा नहीं गया कूलम्बिक कोएफिशिएंट का, वो पूछा जा सकता है, तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, तो होप आपको आज के लेक्चर जो समझ में आया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके।